जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 35 और 36 सेट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 34वां सेट देखा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सेट 35 और 36 दोनों को डिस्कस कर रहे होंगे। ध्यान में रखेंगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अभी जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ये बिल्कुल आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है और आपके सेट 35 में टोटल 12 ही क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने सेट 36 को भी ऐड कर लिया है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि साइंस के क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है। हाँ, कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसको आप सबों को याद रखना चाहिए, तो बिल्कुल आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उसको याद रखने की कोशिश भी करेंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि का सर्वपरास लगभग डैश तक होती है। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमंस इज अप्रोक्सीमेटली डैश हैपेंस टिल देन। मेरे मित्र, आपसे ये कहा जा रहा है कि जो हम लोग ध्वनि को सुन पा रहे हैं, अभी जो आप सभी हमारी ध्वनि को सुन पा रहे होंगे, तो जो ध्वनि है उसका रेंज क्या होगा। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं साउंड वेव की, अगर हम लोग बात करते हैं साउंड वेव की, तो साउंड वेव को हम लोग फ्रीक्वेंसी के आधार पर, यानी कि आप कह सकते हो कि साउंड वेव के आवृत्ति के आधार पर हम लोग साउंड वेव को 3 कैटेगरीज में क्या करते हैं, तो सर डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है हमारा आपका ऑडिबल साउंड वेव, जिसको हम लोग श्रव्य ध्वनि तरंग बोलते हैं। दूसरा आपका होता है अपश्रव्य ध्वनि तरंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर हम लोग इसको इंफ्रासोनिक साउंड वेव बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है आपका पराश्रव्य ध्वनि तरंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कहते हैं। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो श्रव्य ध्वनि तरंग होती है, इसकी आवृत्ति का जो रेंज होता है वो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होता है। कितना होता है सर? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो अपश्रव्य ध्वनि तरंग होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ज से नीचे की होती है। और जो प्राश्रव्य ध्वनि तरंग होती है, इसकी आवृत्ति क्या होती है, तो इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ज से ऊपर की होती है। आपसे सवाल क्या करा जा रहा है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास, यानी कि श्रव्य ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है उसका परास रेंज क्या होता है। आप कहेंगे सर जी 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, कि अमोनिया में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार डैश के अनुपात में मौजूद होते हैं। मेरे मित्र, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। बात की जा रही है किसकी? बात की जा रही है अमोनिया की। क्या होता है अणुसूत्र? NH3 होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान के अनुसार इसमें जो आपका तत्व है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसका अनुपात क्या होगा। तो आप सभी कहेंगे सर नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 होता है और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो हम लोग कहेंगे सर ये 3 हो जाएगा और ये रेशियो 14:3 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान में रखिएगा कि अगर अमोनिया के जगह अमोनियम की बात की जाती, अगर अमोनिया के जगह अमोनियम की बात की जाती, तो हम लोग जो अणुसूत्र है वो क्या लिखते? NH4 लिखते। और इस केस में क्या कहते हैं कि सर जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो 14:4 हो जाएगा। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार 14:3 के रेशियो में होगा, जबकि अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो द्रव्यमान के अनुसार 14:4 के रेशियो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के अलावे निम्न सभी पादप या पौधों में झखरा जड़ें होती है। आपका ऑप्शन है चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा है आपका चुकंदर और चौथा है आपका मक्का। मेरे मित्र, आपसे यह सवाल करा जा रहा है कि इन चारों में से किसी एक को छोड़ करके सभी पादपों में झखरा जड़ होती है, तो आपको यह बताना है कि जिसमें झखरा जड़ नहीं होती है वो ऑप्शन क्या है।
आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये झखरा जर का मतलब क्या होता है। मेरे मित्र इसको हम लोग फाइबरस रूट कहते हैं। और नो डाउट आप सबों को मालूम है कि जो प्लांट के रूट होते हैं उसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि हम लोग टेप रूट की बात करते हैं, फाइबरस रूट की बात करते हैं। तो ये क्या है, तो सर प्लांट के जड़ के प्रकार हैं। टेप रूट का मतलब मुसल जड़ हुआ और फाइबरस रूट का मतलब क्या हुआ, तो सर झिल्लीदार जड़ें। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई प्लांट का जड़ आपको इस तरह का दिखाई पड़ता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग झखरा जड़ कहते हैं, फाइबरस रूट कहते हैं। क्या सवाल करा जा रहा है कि डैश के अलावे निम्न सभी पादप या पौधों में झखरा जड़ें होती है। अगर आप सभी थोड़ा सा भी खेती से बिलोंग करते होंगे या गांव से बिलोंग करते होंगे तो मेरे मित्र इस सवाल को हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको भी यहां पे कोई कंसेप्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी ने मक्का का जड़ जरूर देखा होगा। क्या होता है, तो सर मक्का का जो जड़ होता है वो जस्ट लाइक अ फाइबरस की तरह होता है। ये वो इस तरह से आपको क्या होता है, तो सर जमीन में गड़ा हुआ मालूम पड़ता है। मतलब साफ है कि मक्का के जड़ में क्या होती है सर, फाइबरस रूट, यानी कि मक्का का जो जड़ है वो आपका फाइबरस रूट का एक प्रकार है। अच्छा आप बात करोगे गेहूं की, आप कहेंगे सर गेहूं के पौधा को भी उखाड़ के देखेंगे तो हमको वैसा ही दिखेगा। अगर आप बात करोगे धान जिससे आपको चावल मिलता है उसके पौधा को भी आप देखोगे तो क्या मिलेगा सर, हमें जो उसका जड़ मिलेगा वो जस्ट लाइक अ फाइबर के तरह यानी कि रेशा के तरह झिल्लीदार मिलेगा। जबकि मेरे मित्र अगर आप चुकंदर की बात करोगे तो इसका जड़ जो है आपको झखरा तरह मतलब फाइबरस की तरह नहीं मिलेगा, फाइबर की तरह नहीं मिलेगा, टेप रूट की तरह मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के अलावे निम्न सभी पादपों में झखरा जड़ें होती है। आप कहेंगे चुकंदर के अलावे सभी पादप या पौधों में क्या होती है सर, झखरा जड़ यानी कि फाइबरस रूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है। अब आप कहेंगे इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट सर कुछ नहीं है। एमएस आपका एमएस वर्ड पूरा तरह से मालूम है, जो एमएस ऑफिस का पूरा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारा चीज आता है। तो आप क्वेश्चन को सही तरीके से टिक करेंगे। आप कहेंगे सर नहीं पढ़े हैं तो मेरे मित्र इसको एज अ वीवीआई आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है। तो सर जो सेल का एड्रेस होता है वो बहुत बड़ी संख्या में होता है जिसको याद रखना बहुत मुश्किल है। तो उपाय क्या है, तो सर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग वन लाइनर के रूप में याद रखें। आप कहेंगे सर फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे इसका आंसर आपका G6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, G6। और मेरे मित्र इस क्वेश्चन को आप अपने नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हीनताजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स डैश की कमी के कारण होता है। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B12। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी विटामिन डी के कमी के चलते बच्चों में, विटामिन डी के कमी के चलते बच्चों में कौन सी रोग होती है। आप सभी कहेंगे सर बच्चों में रिकेट्स होता है जिसको हम लोग सूखा रोग से नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे एडल्ट में किस तरह की रोग होती है तो आप सभी ध्यान में रखना, एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होती है। कौन सी रोग होती है सर, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होती है। बहरहाल आपसे रिकेट्स के बारे में पूछा जा रहा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। मेरे मित्र यहां पे हीनताजन्य रोग का मतलब क्या हुआ, डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब वैसा डिजीज, वैसा रोग जो किसी न किसी विटामिन की कमी से हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीनताजन्य रोग कहते हैं। आप सभी कहेंगे सर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, ध्यान में रखेंगे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ई की कमी से तो आप सभी ध्यान में रखना कि विटामिन ई को प्रजनन विटामिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रजनन विटामिन बोला जाता है। और इसकी कमी से क्या हो सकता है, तो सर प्रजनन रोग हो सकते हैं या जनन क्षमता कमजोर पड़ सकता है। विटामिन B12 इसी को हम लोग साइनोकोब्लामिन कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसकी कमी से क्या होता है, अरक्तता रोग होता है। कौन सा रोग होता है, अरक्तता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भूपर पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सर एल्युमिनियम। आप लोगों ने कई दफा इसको वन लाइनर के रूप में याद करा होगा। नेक्स्ट है बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि वजन के अनुसार भूपर पट्टी में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत 46.6%। ध्यान में रखेंगे अगर हमसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर मौजूद आपका सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व कौन सा है तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन। और हमारे शरीर में भी सबसे ज्यादा मात्रा में तत्वों की उपस्थिति आप कहेंगे सर ऑक्सीजन की ही होती है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है? आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। लाल रक्त कणिका आरबीसी इसको बोलते हैं। क्या होता है सर? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके वजह से इसका कलर लाल होता है। श्वेत रक्त कणिका को हम लोग शरीर का सैनिक बोलते हैं। और मेरे मित्र प्लाज्मा झिल्ली ये कोशिका का पार्ट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, विंडोज लोगो कुंजी प्लस एल का क्या किया जाता है? तो सर शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? तो सर पीसी को लॉक करने के लिए। अब आप कहोगे सर इसका कंसेप्ट, तो मेरे मित्र इसमें क्या कंसेप्ट हो सकता है? ये आपका शॉर्टकट की है और ये याद रखना है, ऐसा अप्लाई करोगे तो पीसी लॉक हो जाएगा, नहीं तो फिर आप दूसरे तरीके से लॉक करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को मैं बार बार कह रहा हूं कि कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन है चिला जी, उन सभी को आप अपने नोट कॉपी में जरूर लिखेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि पीएच स्केल पर किसी उदासीन बिलियन का पीएच होता है? आप कहेंगे 7। मेरे मित्र पीएच स्केल पे जो आपका वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक होता है? आप कहेंगे सर 0 से 14 तक। 7 जो है वो उदासीन पॉइंट को बताता है, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट को बताता है, जबकि 7 से कम आप कहेंगे सर 7 से कम जो है वो अम्लीय को बताएगा। 7 से कम अम्लीय को बताएगा और 7 से ज्यादा किसको बताएगा? आप कहेंगे गुरुजी क्षारीयता को बताएगा। किसको बताएगा? क्षारीयता को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की टिटनेस तंत्र की एक गंभीर समस्या, एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले के कारण होती है। मेरे मित्र टिटनेस जो है वो आपका बैक्टीरिया के चलते होता है, यानी कि जीवाणु के चलते होता है। तो आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान में रखेंगे कि बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो अलग अलग सूक्ष्म जीव के चलते होते हैं, और अलग अलग सूक्ष्म जीव की बात करेंगे तो सूक्ष्म जीव को हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो सर अलगी हो जाता है, फंगी हो जाता है, प्रोटोजोआ हो जाता है, और क्या होता है? तो सर अलगी, फंगी, प्रोटोजोआ के अलावा बैक्टीरिया भी क्या है? तो सर सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही आते हैं। आप कहेंगे सर वायरस को सूक्ष्म जीव के अंतर्गत नहीं रखते हैं? सर रखते हैं, लेकिन वायरस के साथ मसला क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ परपोषी के साथ ही गुणन करते हैं, अदरवाइज ये गुणन नहीं करते हैं। इसको हम लोग सूक्ष्म जीव से थोड़ा अलग हटके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लंबाई की एसआई इकाई, आप कहेंगे सर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? ध्यान में रखेंगे पिनाका जो है वो क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि उबंटू क्या है? वेब ब्राउजर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, मेलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे मित्र उबंटू जो है वो आपका एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? सर ओएस भी कहते हैं। वेब ब्राउजर ध्यान में रखेंगे जो हम लोग मोजिला फायरफॉक्स या इससे पहले ओपेरा मिनी ये सब यूज किया जाता था, ये सब क्या है? सर वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? मेरे मित्र यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है? सर ऑप्शन नंबर सी में है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ध्यान में रखेंगे सहजीवी संबंध, इसी को इंग्लिश में साइमोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान में रखेंगे अगर हम लोग सहजीवी संबंध की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सीधे सीधे किसका नाम आता है? सर लाइकेन का आता है, जो कि क्या होता है? तो सर शैवाल और कवक का रिलेशन होता है। मेरे मित्र शैवाल को ही काई बोला जाता है, और आपके ऑप्शन में काई दिया हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? टाइफाइड, तपेदिक, हैजा, चिकन पॉक्स। ध्यान में रखेंगे कि चिकन पॉक्स जो है वो वायरस के चलते होता है, इसी को हम लोग चेचक कहते हैं, जिसके टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने करा था। अगर हम लोग बात करेंगे टाइफाइड की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो टाइफाइड है ये किससे होता है? तो सर ये बैक्टीरिया के चलते होता है, यानी कि जीवाणु के चलते होता है। साथ ही हैजा भी आप कहेंगे सर बैक्टीरिया के चलते ही होगा, और अगर हम तपेदिक की बात करेंगे तो ये भी किसके चलते होगा? बैक्टीरिया के चलते ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती? आप कहेंगे सर ध्वनि को प्रोपेगेट करने के लिए हमेशा किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, तो जाहिर सी बात है कि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, तो हम कहेंगे ध्वनि निर्वात से नहीं जाएगी, जबकि प्रकाश निर्वात से जा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि सेरीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप सभी ध्यान में रखेंगे ये रेशम के पालन से संबंधित होगा। यहाँ पे रेशम की खेती लिख दिया है जो कि गलत है, रेशम के पालन से संबंधित है। मछली पालन की अगर हम लोग बात करेंगे तो पीसी कल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? पीसी कल्चर कहेंगे। और साथ ही साथ मधुमक्खी पालन की बात करेंगे तो सर एपीकल्चर। क्या कहेंगे? एपीकल्चर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। आप कहेंगे सर 60 केजी होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किसमें होगा? भार में। भार जो है वो व्यक्ति के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। और हम सबों को मालूम है कि सर जो चंद्रमा की सतह पर किसी भी वस्तु का भार होता है वो पृथ्वी की सतह का 1/6 होता है, क्योंकि चंद्रमा के सतह पे गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है, यहीं पे क्वेश्चन ये रहता है कि यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है तो इसका भार जो है वो चंद्रमा की सतह पे क्या हो जाता, तो 60 का हम 1/6 निकाल देते। क्या कहते कि सर चंद्रमा की सतह पर इसी व्यक्ति का भार 10 न्यूटन हो जाता। लेकिन भार तो पूछा नहीं गया था, द्रव्यमान पूछा गया था। तो आप कहेंगे सर द्रव्यमान तो हर जगह पे नियत रहता है। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। आप लोगों ने कई बार याद करा होगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। रोम क्या है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है, फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। अगर हम लोग हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाएगा। मॉनिटर जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में हो रहे सभी कार्यों को देखते हैं सर वही मॉनिटर कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मेरे मित्र मेरुरज्जु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्पाइनल कोड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया की बात की जा रही है, इसका मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है सर रिफ्लेक्स एक्शन? तो सर किसी भी स्टिमुलेशन के प्रति जो हम लोग का रिएक्शन होता है वही रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। जैसे आप शांति से बैठ के पढ़ रहे हो और पीछे से कोई आए और लाइटर जला दे तो आप तुरंत से चौंक जाएंगे, सर इसी को हम लोग क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मतलब किसी क्रिया के प्रति जो आप अपना एक्शन देते हो वो आपका माइंड दे रहा होता है और उसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जिसमें किसका काम होता है सर स्पाइनल कोड मेरुरज्जु का, जो क्या करता है आपके माइंड को तुरंत संदेश देता है और उसके अनुसार आप क्या करते हो सर जो अंग उसके आसपास में रहता है जहां पे भी आपको बाह्य स्टिमुलेटिंग मिलता है उसके प्रति आप रिएक्ट करते हो। आप कहेंगे सर रिब केज। मेरे मित्र ये जो छाती है सर इसका जो आप देख रहे हो सर अस्थि पंजर, यहां पे दबाते हो तो आपको क्या मिलता है सर हड्डी जैसा मिलता है, इसी को रिब केज बोला जाता है। ध्यान में रखेंगे ये कितने होते हैं सर टोटल 24, 12 जोड़ी। हृदय आप सभी समझ रहे हैं, मांसपेशी बताने की जरूरत नहीं है, आप कहेंगे सर एक प्रकार का उत्तक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। ध्यान में रखेंगे गगन जो है वो भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। एथिलीन का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर एथिलीन का करते हैं। जबकि अगर हम लोग क्रिप्टन की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये एक प्रकार का अक्रिय गैस है। अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है सर NH3, अमोनियम बोलेगा तो NH4। ब्यूटेन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, आप सभी कहेंगे सर ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान में रखेंगे मेटोजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जबकि पाइपियंस, कोएनोजोआ और प्रोटोजोआ को सर प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ध्यान में रखेंगे कि प्रोटोजोआ जो है वो क्या है तो सर सूक्ष्म जीव का एक प्रकार है। अभी जस्ट मैंने बताया है कि सूक्ष्म जीव को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अलगी, फिर क्या होता है बैक्टीरिया, फिर फंगी और फिर आपका प्रोटोजोआ। तो ये सूक्ष्म जीव के प्रकार होते हैं। जबकि मेटाजोआ जो है वो क्या है तो प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 की भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 की निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे अजैविक घटक हरा पौधा नहीं है। क्यों, क्योंकि हरे पौधे में भी जान होती है और सर इसको हम लोग जैविक घटक के रूप में देखते हैं। जबकि जो हमारा जल है, सूर्य प्रकाश है और मृदा है, ये क्या है तो आप कहेंगे सर अजैविक घटक है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। मेरे मित्र, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो सर इनपुट डिवाइस वो होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में कोई कमांड डालते हैं, और आउटपुट डिवाइस वो होता है कि सर किसी कमांड डालने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुक प्राणियों में शामिल नहीं है? रेप्टाइल सर अकशेरुक प्राणियों में शामिल नहीं है। ये किसके अंतर्गत आ जाता है? कशेरुक प्राणियों के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि हमारे शरीर में वसा उत्तक कौन सा है? एडिपोज टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? वसा उत्तक कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यू, इसको हम लोग हिंदी में संवहन उत्तक कहते हैं। ये किसके लिए यूज किया जाता है? प्लांट के लिए। जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे तो वेस्कुलर उत्तक के रूप में देखने को मिलेगा। एरोलर सर इसको वायुतक उत्तक कहते हैं। और एपिथेलियल उत्तक सर इसके कई प्रकार होते हैं जो कि आपने पीछे के कई सेशन में डिस्कस भी करा है। अगर हम लोग बात करते हैं एपिथेलियल उत्तक की तो हम सभी कहते हैं गुरुजी इसको उपकला उत्तक बोला जाता है। और उपकला उत्तक में आपका जो प्रकार होता है वो एस्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एस्क्वेमस एपिथेलियल, और फिर आपका कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, और फिर आपका क्यूबेडल एपिथेलियल टिश्यू। ये सब के सब क्या होते हैं सर? उपकला उत्तक के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा जा रहा है कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में प्रचालित जो ऊर्जा रिएक्टर हैं वो कितने हैं? तो सर 22। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा जा रहा है कि टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, उसी का सर इंग्लिश वर्जन यहां पे है। 34 आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम? जड़त्व का नियम इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन के प्रथम गति से बल की परिभाषा मिलती है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर हम लोग संवेग के नियम की बात करेंगे तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उससे हम लोग संवेग के नियम को रिलेट करते हैं। विस्थापन का नियम, तो सर न्यूटन का कोई भी लॉ जो है वो विस्थापन नियम वगैरह के बारे में नहीं बताता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, टेक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? सूची वृक्ष से। और इस टेक्सोल मेडिसिन का उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। GSAT-31 क्या है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, एक प्रकार का दूरसंचार उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? आप कहेंगे सर आर्गन नोबेल गैस है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीटें शामिल है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सभी कहेंगे फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे मित्र फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड कहा जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका बनाने के लिए, लैक्टिक अम्ल दही में सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? आरटीपी, एचटीपी, एफटीपी, टेलनेट। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, टेलनेट जो है वो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 कि धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है? मेरे मित्र धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। ऋणावेशित इसको ऋणायन कहा जाता है। धनायन को इंग्लिश में कैटायन कहते हैं, ऋणायन को इंग्लिश में एनायन कहते हैं। अणु, जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो सर उसको अणु बोला जाता है, जैसे कि O2 हो गया, O3 हो गया, N3 हो गया। ये सब क्या है सर? आप कहेंगे अणु है। और परमाणु तो आप सभी कहेंगे सर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और अगर हम बात करेंगे हीलियम, तो ये सब के सब क्या होंगे सर? परमाणु का रूप होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? श्वसन तंत्र वायु प्रदूषण के चलते होता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सांस में आप क्या लेंगे सर? वायु ही लेंगे, और वायु अगर प्रदूषित है तो सर श्वसन तंत्र भी हमारा प्रदूषित होगा और श्वसन तंत्र में भी खराबी आएगी। नेक्स्ट है कि भूमि प्रदूषण। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, और सॉइल पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि सर मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। जल प्रदूषण भी होता है सर, जल अगर प्रदूषित हो जाए तो उसको जल प्रदूषण कहेंगे। ध्वनि प्रदूषण भी होता है। आवश्यकता से अधिक ध्वनि अगर आपके आसपास में है तो सर वो ध्वनि प्रदूषण के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? मेरे मित्र ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे के सेशन में कराया है, और अगर आप सभी यहां तक पहुंचे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। मेरे मित्र क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो 24 होगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ 1 लिखेंगे, और हीलियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो हम लोग 2 लिखेंगे।
नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 45 कि पेरिफेरल आईओ में कितने आउटपुट होते हैं? सर 256 आउटपुट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या होता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 का ही सर इंग्लिश वर्जन है। नेक्स्ट है 47 कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? भाई मेरे इस क्वेश्चन का जवाब भी आप सभी ही देना नीचे कमेंट में, आपके आंसर का इंतजार रहेगा। और आपके इस दोनों सेट मिलाकर के टोटल 47 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, आप सभी ने भी देख लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और दोबारा पूछा जाए तो आप इसका बड़े ही शांतिपूर्वक जवाब दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।